वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और वफाकी बजट आने वाला है। वैसे तो मुश्किलें हम पर इतनी पड़ी कि आसान बिल्कुल नहीं हुई और पढ़ने के इम्कानात हैं। वफाकी बजट 2023-24 अब आने वाला है और कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में प्रेजेंट हो जाएगा। सो लेट्स सी कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए और हमें आगाह करने के लिए डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े वेल वर्स्ड हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर खाकान के पास इस वक्त एक फ़िगर भी आ गया है IMF के थ्रू, जो वो हमसे शायद शेयर भी करें और हमें बता सकें कि इस बार के बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और प्लीज़ हमें बताइए कि इस बार बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट बजट्स जो पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा है। ओह ये माय गॉड। मैं ज़िम्नन नहीं कह रहा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हैरान होंगी। मैं आपको एक फिगर देता हूँ। पाकिस्तान जब अपना मार्कअप पे करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेट पे, जैसे आपने घर में कर्जा लिया, आसानी से इसको समझते हैं। अगर आपने घर में कर्जा लिया और आपने कहा कि अब मुझे इसका मार्कअप पे करना है, तो जब आप मार्कअप पे करेंगे तो वो मेरे ख्याल है मिनिमम 7,500 अरब रुपया होगा। ओह माय तो आप गॉड। समझे कि आपने 7,500 अरब जब पे कर दिया, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है जब वो सारा कुछ अपना कमाएगी, टैक्स में भी और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, जब सब कुछ कमा लेगी और प्रोविंसेस को उनका शेयर दे देगी, तो मेरे ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को तकरीबन 1,000 अरब से ज्यादा बोरो करना पड़ेगा उस मार्कअप के पैसे देने के लिए। उसके बाद पेंशन्स, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, ग्रांट्स, रेलवे, PIA, जिनको भी पैसे देने हैं वो बोरो करके देगी। इसमें गवर्नमेंट के पास रूम फॉर रिलीफ जो है वो बहुत कम रह जाता है। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो भी बोरो करके होगा। इतना मुश्किल है ये बजट बनाना, और इतना डिफिकल्ट हो गया है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम मालियाती खसारा कहते हैं, जो इस साल भी बहुत बड़ा हुआ आ रहा है और अगले साल भी ऐसा ही दिखाई देगा। जो उनकी सुबह सुबह इतनी डिफिकल्ट न्यूज नहीं या देनी चाहिए। गुड न्यूज जो है ना इसमें वो ये हो सकती है कि मिनिमम वेज आई थिंक बढ़ जाएगी। ठीक है। तनख्वाहें और जो पेंशन्स हैं वो मेरा ख्याल है 15 से 20% बढ़ सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कोalition पार्टनर्स कैसे एग्री करते हैं। आई थिंक कि इसके साथ साथ आपकी जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम अपनी गरीब तरीन जो फैमिलीज हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी। वो इस वक्त 350 अरब रुपए का है। मैं हूं तो उसको 600 कर दूं, ठीक बट है लेट्स होप कि 500 अरब, 550 अरब के करीब चला जाएगा। डॉक्टर खाकान, मगर इसमें जो सबसे चुभती हुई बात है वो यही है, जिस तरह आपने सैलरीज पेंशन्स वगैरह की बात की है उसमें तो इजाफा हर साल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इजाफा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक महदूद रहता है, क्योंकि वो उन पर ये कानून इस तरह से नाफिज किया गया है कि उनको करना ही है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, और हमारी मेजर पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर में है या एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो आप देखिए अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए भी इस वक्त हालात मुश्किल हैं और वो अपने एम्प्लॉय के पैसे नहीं बढ़ा सकता। सेम आप देखिए एम्प्लॉयज़ के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, बहुत से ऐसे लोगों के साथ है कि अगर उनके 1-2 साल से या 4 साल से या 5 साल से जिस सैलरी पैकेज पे वो हैं वो नहीं बढ़ रही है, तो ये तो फिर हमारे लिए महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी इनकम ग्रोथ नहीं हो रही है और ना होगी इस बजट के बाद। तो आपने बिल्कुल ठीक ये बात सामने रखी है। देखें, एक तो ये है कि लोगों को जो इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, CEOs हैं, छोटी फर्म्स हुई, पार्टनरशिप्स हुई, जिस तरह भी काम कर रहे हैं, दुकानदार हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस वक्त 38% महंगाई है। पिछले महीने के अगर आप फिगर देखें, जो हमने मई क्लोज किया है, वो पिछले मई से 38% कीमतें बढ़ी हैं। फूड इन्फ्लेशन 49% है। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो 20, 25, 30 हजार कमाने वाला है उसका तो किसी सूरत भी गुजारा नहीं हो सकता। मैं अभी एक सर्वे देख रहा था कि पाकिस्तान में बेशतर लोग अब अपने खाने पीने के पैसे पूरे करने के लिए आपसे या मुझसे पैसे आकर मांगते हैं, बोरो करते हैं और फिर घर चलाते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस साल के आखिर में एवरेज कीमतें 30% के करीब बढ़ गई हैं, तो कम से कम 20% जो है मेरा ख्याल है कि तनख्वाह में उनको भी रद्दोबदल करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि उनके भी हालात मुश्किल है, बिकॉज मुल्क में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, डिमांड सुकड़ रही है, इंटरेस्ट रेट उनके लिए हाई है। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल करना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त वो टाइम है जो कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लो इनकम अर्नर्स हैं और जो कंप्लीटली वल्नरेबल हैं,
उनकी डिफिकल्टी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सो जो भी हेल्प हो सकती है वो करनी चाहिए। ठीक। ओवरऑल आई थिंक ये फ्रेमवर्क है इस वक्त। जी, डॉक्टर खाकान, आप जो आईएमएफ की तरफ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन आई है या जो नंबर्स आए हैं उसके हवाले से हमें कुछ आगाह करेंगे? देखिए, आईएमएफ के साथ तो अब मैं यही कहता हूँ कि एक जो हुकूमत ने इस वक्त उनके साथ बजट के नंबर्स शेयर जी। किए हैं, सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्सिबल बजट होगा। ये ओवरऑल लोग समझते हैं कि बड़ी कोई एक्सपेंशनरी बजट दे देंगे या कोई ऐसी बड़ी रिलीफ आ जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को अभी भी अथॉरिटीज कोशिश ये कर रही हैं, और रोजाना की बुनियाद पर उनसे बात करके कि किसी तरह ये प्रोग्राम बहाल हो जाए। नुसरत साहिबा, आपके पास $4 अरब अपने जखायर में हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है। यहाँ अगर लाइंस में खड़ा होना पड़ा, आपने देखे आटे की लाइन में खड़ा होना पड़ा था तो डेथ्स होना शुरू हो गई थी। हम ये सिचुएशन वो मैनेज नहीं कर सकते। आईएमएफ का सहारा छोड़िए ना, वरना मुल्क जो है उसका डिफॉल्ट रिस्क नीचे आएगा नहीं। तो आईएमएफ आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना जो एक प्राइमरी सरप्लस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अपने बजट के खसारे को एक हद तक रखिए ताकि आपको बहुत बोरो ना करना पड़े। अच्छा, लेकिन डॉक्टर खाकान, हमारे पास बजट में जितने हेड्स हैं उसमें कटौती भी तो मुश्किल है। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, प्लान्स हैं, दीगर और चीज़ें हैं, फिर हमने वाइट एलिफेंट्स लाइक पीआईए और रेलवे की आपने बात की, और इस तरह और भी बहुत सारी डी रेलिंग चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो कंटिन्यूड हैं और जिसका हमने कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान स्टील्स के हवाले से हम सब जानते हैं। तो हमारे पास वाइट एलिफेंट्स अपनी जगह हैं, देन वी हैव सेवरल हेड्स जो ये कहते हैं कि जी नहीं, हमारे पास तो एक्सपेंडिचर ऐसे ही होगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो जब हम अपने अंदर अपने घर का खर्चा कम नहीं करेंगे तो हम बोरोइंग करें या जो भी करें, अखराजात तो हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। डोंट यू थिंक दिस इज हाई टाइम दैट एवरीबडी हैज़ टू थिंक अबाउट इट एंड वी हैव टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डिपार्टमेंट, या जो भी हेड बजट में आ रहा है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रिकमेंड करूँ क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि वो आपको बुलाएं और ये तजवीज़ सुन लें। प्लेजर, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है द न्यूज़ अखबार में लास्ट। अगर मैं सबको कहूंगा वो जाके पढ़ें। वो पूरा आर्टिकल टैक्स के बारे में नहीं है, वो पूरा आर्टिकल पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स को कट करने के बारे में है। पाकिस्तान के बजट का रिफॉर्म शुरू ही इस चीज से होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे कट कर सकते हैं। नंबर 1 पेंशन्स का एक्सपेंडिचर, नंबर 2 आपकी ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में आपके पैसे जाते हैं इनका एक्सपेंडिचर, नंबर 3 जो आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को इतने पैसे देते हैं और ये जो सब्सिडीज देते हैं, स्पेशली सब्सिडीज को टारगेट कैसे किया जाए, ऐसा ना हो कि अमीर के तक सब्सिडीज पहुंचे। नंबर 4 ये जो एग्जेम्पशंस हमने दी हुई हैं जिसको हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं, 2000 अरब रुपए की हमने दी हुई है ये। नंबर 5 जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, हमें वो एक्सपेंडिचर करना ही नहीं चाहिए जिसको हम प्रोविंसेस को सब्जेक्ट्स को दे चुके हैं। नंबर 5 एजुकेशन, सोशल सेक्टर, ज़कात और शर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये बेशबहा चीजें हैं जो कि अब परव्यू ही नहीं है 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का। ये किसका परव्यू है? प्रोविंसेस का। पर हमने फिर भी ये डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं, इनमें एस्टिमेट्स आ के 300 से 400 एक्सपेंडिचर कट हो सकता है। अगर आप ये पूरा इतना बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी सेविंग्स क्रिएट होगी, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट होगी, गवर्नमेंट छोटी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपका नाम जो है अभी मैंने व्हाट्सएप कर देना है कि वो नुसरत साहिबा को बुला के सिर्फ ये तजवीज़ सुन लें उनसे। जी जरूर, एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर दैट। और बल्कि इसमें जाहिर है आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप ही लोगों से हम सीखते हैं और हमें ये अंदाज़ा होता है कि किस किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर खाकान, हम इस जानिब सोच भी नहीं रहे। देयर आर फ्यू पीपल इन आवर कंट्री लाइक योरसेल्फ जिन्होंने इस पे पेपर्स लिखे हैं या इस पे रिसर्च किए हैं या इस पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं या अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन जो हमारी कोर टीम है वो अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसमें ऐसा नहीं लगता कि जी वो इस तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम तो अपना रोज़ाना का असेंबली का बजट भी कम नहीं कर रहे, हम तो अपनी काबीना के लोग भी कम नहीं कर रहे, हम तो अपनी बाकी जो मराहत दी जाती हैं अपने मिनिस्टर्स को वो भी कम नहीं कर रहे। हम कहीं से ये कम नहीं कर रहे, हम कहीं से नहीं दिख रहे कि हम गरीब मुल्क हैं, हम कहीं से नहीं दिख रहे कि हमें बोरोइंग करनी पड़ी है, हम कहीं से नहीं दिख रहे कि हमारा आम आदमी दिवालिया होता जा रहा है। मुल्क तो अल्लाह ना करे कभी दिवालिया हो, लेकिन आम आदमी तो हो चुका दिवालिया। तो हम तो कहीं से भी अपने एक्शन से ये साबित नहीं कर रहे हैं अभी तक कि हम इसके बारे में एटलीस्ट सोच रहे हैं। दुरुस्त। पहली सोच यही है कि अब जब भी नई हुकूमत आएगी, मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि आप अपनी हुकूमत से ये पूछिए कि आप ये जो हमारे मुश्किल चीजें हैं, मसलन पीआईए 90 अरब का पिछले साल नुकसान कर रही थी, अब आपने इसका क्या करना है? हम रेलवे के सारे एम्प्लॉइज की सैलरी अपनी जेब से देते हैं, आपने इसका क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इनएफिशिएंट है, आपने इसका क्या करना है? कोई कलीदी बातें कीजिए और अपनी हुकूमत से सिर्फ ये ना, मतलब अब आप निकलिए इस चीज से कि नुसरत साहिबा अच्छी हैं या खाकान अच्छे हैं, आप कहें, आप दोनों बताएं कि आपने करना क्या है मुल्क के साथ। आपने हमारी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए आपने अगर कुछ भी बेचना है तो वो बता दें क्या बेचना है। ये जेनेरिक बातों से निकल के हमें स्पेसिफिक्स में आना पड़ेगा कि हम एक एक चीज को लेके कैसे चलेंगे। अगर सिटीजनरी पूछेगी ये इन लोगों से, जो भी लीडरशिप है, तो तब वो भी बाउंड होंगे कि यार ये हमने कहा है। इसके अलावा देखिए नुसरत साहिबा, और कोई चारा नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ये करें। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ जरूरी नहीं है, बट अब जो फिगर्स पॉपुलेशन के आ रहे हैं उस पर रिस्पॉन्सिबली नेशन को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर 2.5-3% की आप करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कभी भी आप बांग्लादेश को भी कंपीट नहीं कर पाएंगे जो 1% पे ले आया है अपने आप को। ये जो सीरियस सोच है ना, ये सबसे इकोनॉमी के आप जितने मर्जी वसाइल क्रिएट कर लें, पर अगर आप इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहे होंगे, मतलब 55 लाख बच्चे अगर हर साल पैदा हो रहे होंगे और फैसलाबाद जैसे शहर नए क्रिएट हो रहे होंगे, मैं कहता हूं मैं अगर इस बिल्कुल एक परफेक्टली भी मुल्क की फाइनेंसेस को चला लूं तो मैं ये नहीं हेल्प कर सकता। ये नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में ये पॉपुलेशन कम होनी चाहिए? हर सूरत में इसकी जो ग्रोथ है उसको कम करना पड़ेगा ना। आप कहते हैं चाइना आपका बेहतरीन दोस्त है, फिर आप उनसे ही सीख लें। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम किया, अपनी जो ग़ज़ाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाया। मैं कहता हूं बजट में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे। यहीं से पाकिस्तान का रिफॉर्म शुरू होगा। इन अदारों को बेच दें, पेंशन जो है वो अपने आप से उठा लें। अगर आप यही कुछ चीजें करेंगे ना, तो एक ही इलेक्शन साइकिल में आप ये चीजों को तब्दील होते हुए देख सकेंगे। सबसे बड़ी फूड इन्फ्लेशन को नीचे लाने वाली चीज ये है कि आपकी पैदावारी सलाहियत फूड की अगर बढ़ जाए मुल्क में, तो आप चीजें सस्ती बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बातें करता हूं कि ये नंबर तो मैटर करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, पर असल मैटर ये करता है कि उसके पीछे जो मुल्क की सलाहियत है, जो मुल्क की अहलियत है काम करने की, वो कहां पे खड़ी हुई है। अगर हम उसको नहीं ठीक करेंगे तो ये फिर तो हम बोरो करके इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। और आखिरी बात ये है इसमें टैक्स साइड पे, अगर रिटेलर टैक्स नहीं देना चाहता, अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते, अगर कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चीजें, अगर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाना चाहते, फिर आईएमएफ से बोरो करते हुए ही जिंदगी चलेगी। ये जो 4-5 सेक्टर हैं, इन्होंने ये खुद फैसला करना है। नहीं देना तो फिर प्लीज इसी पे भरोसा रखें कि यू बोरो फ्रॉम द आईएमएफ एंड यू रन द कंट्री, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर 45% ऑफ द जीडीपी। मतलब आप पूरे उसके इतना बड़ा जो हुजम अपना है इकोनॉमी, अगर वो टैक्स के नेट से बाहर रहेगा तो हाउ विल वी सर्वाइव। ये फैसले कौम को करने हैं और पॉलिसी मेकर्स को होल हॉग जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल खर्च होता है। अगर 22 लाख रिटेलर है और 30,000 टैक्स दे रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप लगाना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि 20% मेरी आमदन एग्रीकल्चर से आ रही है, पर मैंने एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगाना, तो फिर नुसरत साहिबा की सैलरी भी मुफ्त कर दीजिए। जी बिल्कुल सही बात। पीपल हैव टू रियली टेक। ये डिसीजंस जब हो जाएंगे, नुसरत मैंने हमेशा कहा है वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान, यार जिस दिन सही फैसले करेंगे सही हो जाएगा मुल्क। अब बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई ना, फिजिक्स में टॉप करता है, जिस दिन पढ़ाना शुरू करेंगे या वो खुद पढ़ना शुरू करेगा तो फिजिक्स में टॉप भी कर लेगा। आई मीन पाकिस्तान डिसीजंस आर क्लियर, द इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, और लोगों को दे हैव टू नाउ जिसको कहते हैं ना, दे हैव टू रियली टेक रिस्पांसिबिलिटी। इट कांट बी कि हम आगे हुकूमत को क्रिटिसाइज करें और चले जाएं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान आपका फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। और इसमें सोचने समझने की बहुत सारी चीज़ें आज हमने सुबह सुबह डिस्कस कर ली हैं। आप भी इस पर ज़रूर सोचें, कभी अपना इनपुट हो तो वो हम तक पहुंचाइए भी।